चलिए, अब है हमारे पास में फॉरेंसिक ऑडिट। थोड़ा बहुत नाम सुना है फॉरेंसिक ऑडिट? यस मैम। क्या बताया था? मैम थोड़ा बहुत आपने ऐसे बताया था ना कि फॉरेंसिक ऑडिट रिलेटेड, जैसे एक फॉरेंसिक ऑडिटर इसके लिए स्पेशली अपन अपॉइंट करते हैं। जैसे किसी भी कंपनी को जो है एग्जामिनेशन अगर अपन को करवाना होता है, कोई भी चीज का डिटेल, कुछ भी फ्रॉड्स होते हैं, उनके लिए मेनली जो अपन ऑडिटर लेते हैं वो फॉरेंसिक ऑडिटर होता है, जो कि डीप एग्जामिनेशन कर सके हर चीज का। इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं ना? आपने जैसे गवर्नमेंट कंपनी के लिए कर सके हर चीज को। गवर्नमेंट कंपनी में बताया था सीएजी अपॉइंट करता है कि फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद में अपॉइंट होता है। नहीं, वो तो सप्लीमेंट्री ऑडिट थी मैम। ये तो मेनली अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है ना? हाँ, ये अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए होता है। जो आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिट होने के बाद जो सीएजी अपॉइंट करता है ना, 60 डेज के अंदर अंदर, वो थी सप्लीमेंट्री ऑडिट। वो ओनली गवर्नमेंट कंपनी के केस में होता है। फॉरेंसिक ऑडिट कहीं पे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में ही हो। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी फॉरेंसिक ऑडिट हो सकती है। ये नॉर्मली मैनेजमेंट खुद अपॉइंट करता है, और गवर्नमेंट भी चाहे तो किसी भी कंपनी में अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट को लग रहा है कि किसी कंपनी के अंदर फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो वहां पे भी गवर्नमेंट फॉरेंसिक ऑडिटर क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है कि आप हमें इन्वेस्टिगेट करके दो कि ये फ्रॉड्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे, कौन बंदे इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्योंकि जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, ओपिनियन इशू करना ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो फ्रॉड्स के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो फ्रॉड्स हो रहे हैं, अब मैनेजमेंट को भी फील हो रहा है कि यार मेरी स्ट्रेटेजीज इतनी अच्छी है, मैं कंपनी के अंदर पैसा भी लगा रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी मेरी बिजनेस वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ठीक है, इन दैट केस कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरी कंपनी के अंदर ना। वो गड़बड़ कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, कौन बंदे वो गड़बड़ कर रहे हैं, उन सबको रेगुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं यानी मैनेजमेंट क्या करेगा, एक ऑडिटर अपॉइंट कर देगा, उसे हम कहते हैं फॉरेंसिक ऑडिटर। नॉर्मली फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए या किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर को, फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो फॉरेंसिक ऑडिट इन्वॉल्व्स एग्जामिनेशन ऑफ लीगलिटीज बाय ब्लेंडिंग द टेक्निक्स ऑफ, मतलब हम चीजों की लीगलिटी चेक करते हैं कि रियल में ये चीज सही हो रही है या नहीं हो रही है। कैसे सही करेंगे, प्रोप्राइटी ऑडिट का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर लगाएंगे हम, अभी हमने पढ़ा था प्रोप्राइटी। रेगुलरिटी ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, रूल्स और रेगुलेशंस हमें परमिट करते हैं या नहीं करते हैं ये काम करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन अप्रोच भी लगाएंगे कि चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। ठीक है, हर एक चीज को इन्वेस्टिगेशन के जरिए से देखना। और फाइनेंशियल ऑडिट्स के भी फंडे हम सारे यहाँ पे लगाएंगे। तो अलग अलग 4 ऑडिट्स के नाम आ गए आपके यहाँ पे, नॉट ऑडिट्स, टेक्निक्स के नाम आ गए आपके पास में कि फॉरेंसिक ऑडिट क्या है, एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग टेक्निक्स का, जिसके अंदर हम प्रोप्राइटी ऑडिट, रेगुलरिटी ऑडिट, इन्वेस्टिगेशंस और फाइनेंशियल ऑडिट सारी चीजों को मिला करके एग्जामिनेशन करते हैं किसका, कि ट्रांजैक्शंस की लीगलिटी का, कि वो करेक्टली एंटर्ड हुए नहीं हुए, उनके लिए जो ऑडिट एविडेंसेस बने हैं वो सही बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, इससे हमारे को क्या बेनिफिट मिलता है, हमारा बिजनेस वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, हमारे बिजनेस में कोई फ्रॉड्स हो रहे तो वो फ्रॉड्स हमें फाइंड आउट हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट वेदर और नॉट ट्रू बिजनेस वैल्यू हैज बीन रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन टू फाइंड वेदर एनी फ्रॉड हैज टेकन प्लेस, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है हमारे बिजनेस में। क्लियर व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट? यस मैम। ना यहाँ पे अलग अलग स्कैंडल्स के नाम दिए हुए हैं आप लोगों को, एनरॉन, वर्ल्डटेल,
पैरमेलेट एंड सत्यम, ठीक है। इनके आप केसेस देखना चाहें तो आप सत्यम का तो सुना हो सकता है आप लोगों ने, क्योंकि एनरॉन का भी नाम सुना है ना। तो इनके आप पूरे डिटेल के अंदर पढ़ना चाहें, इसके अंदर किंगफिशर का भी हुआ था अभी, ठीक है। तो इन सब का पढ़ना चाहें तो आप लोग आपके यूट्यूब पे जाकर के केसेस पढ़ सकते हैं। वहाँ पे हमें ये स्कैंडल्स कैसे हो रहे हैं उनके लिए भी हमने कौन सा ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया था, ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिटर कौन अपॉइंट कर सकता है, कोई भी अपॉइंट कर सकता है। मैनेजमेंट को खुद को लग रहा है तो वो भी अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट को लग रहा है तो गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है। अब मान लो मेरी बैंक से आप लोन ले रहे हैं, अब मुझे लग रहा है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे को मेरा लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपकी इनकम भी अच्छी है, ना मुझे इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हो, ना मुझे मेरे लोन का रीपेमेंट कर रहे हो। इन दैट केस मैं एज अ बैंक मैं किसको एप्लीकेशन लगा दूंगी, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगा दूंगी। इन दैट केस ऑल्सो गवर्नमेंट आपके यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। तो यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी कोई फिक्स नहीं होती है, जिसको लगता है जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपके यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो कारो, जो हमने कारो पढ़ी थी, वहां पे एक पॉइंट है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी फ्रॉड ड्यूरिंग द ईयर प्लेस हो रहे, मतलब हो रहे, कोई नोटिस में आया है, तो आपको फ्रॉड की रिपोर्ट करनी होती है कारो के अंदर, ठीक है। तो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लिए कारो ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो पैरा लिखा हुआ है इसके अंदर तो क्या आ रही है हमारे पास में, जो जिन कंपनीज में स्कैंडल्स हुए थे उनके बारे में आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है कि अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई भी फ्रॉड नोटिस होता है तो उस फ्रॉड के अंदर कौन कौन बंदे इन्वॉल्व है, नेचर ऑफ फ्रॉड क्या है, कितना पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें हमें कारो के अंदर बतानी पड़ती है। एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमको कारो के अंदर भी बतानी पड़ती है। क्लियर सबको फॉरेंसिक ऑडिट? यस मैम। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी ऑडिट थी। नाउ आपके क्या एग्जाम में ये इस तरीके से नहीं आएगा कि राइट डाउन अबाउट फॉरेंसिक ऑडिट, आपको सिर्फ इतना पूछेंगे कि फॉरेंसिक ऑडिट किसके लिए होती है, आपको ऑप्शंस दे देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन इशू करना है, फ्रॉड के रिगार्डिंग होती है, या फिर सोशल ऑडिट होती है, एनवायरमेंटल ऑडिट होती है, किसके रिगार्डिंग होती है। तो वो आपको पता होना चाहिए कीवर्ड की फॉरेंसिक ऑडिट फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। नाउ सोशल ऑडिट नाम से ही पता चल रहा है कि एक कंपनी, देखिए सोशल ऑडिट और एनवायरमेंटल ऑडिट ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि एनवायरमेंट को सेव करना इज जस्ट लाइक सोशल वर्क, है ना। तो सोशल ऑडिट का ही एक पार्ट है एनवायरमेंटल ऑडिट। तो जो चीजें हम सोशल ऑडिट में पढ़ने वाले हैं वही कुछ चीजें हम एनवायरमेंटल ऑडिट में भी पढ़ेंगे। अब बताइए आप क्या होती होगी सोशल ऑडिट आपके हिसाब से? हम सोशल ऑडिट होती होगी कि एनवायरनमेंट का अपने कंपनी अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए उनको ध्यान रखते हुए, मतलब ये देखे कि कंपनी उनकी कंप्लायंसेस कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे आपने लॉ के अंदर CSR, शायद मैंने पहले भी पूछा था बट आप लोगों ने कहा कि हमने पढ़ा नहीं है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस मैम। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था पढ़ा है, कुछ ने कहा था नहीं पढ़ा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कई बार हमें कंपनीज एक्ट खुद ही कहता है कि अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आपको अपने प्रॉफिट का 2% पार्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स में खर्च करना पड़ेगा ना। वो कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव होंगे वो भी कंपनीज एक्ट हमें बताता है। रूरल एरियाज के अंदर पुअर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पुअर बच्चों को खाना खिलाना, ये सारी चीजें हमारी क्या होगी, सोशल एक्टिविटीज के अंदर आएगी, ठीक है। पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए ही यूटिलाइज कर रहे हो ना आप, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे ऐसे केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है जिससे एनवायरमेंट खराब होता है, तो नाउ एनवायरमेंट की को सही करने के लिए आपने जो भी इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए वो सारे इक्विपमेंट्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ये सब क्या है, हमारे सोशल वर्क्स हैं, ठीक है। तो इसका भी ऑडिट होता है। नाउ ये ऑडिट कोई कंपलसरी ऑडिट नहीं है, ठीक है।
कोई एक्ट अगर हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उन एक्ट के अकॉर्डिंग में भी ये कहीं किसी कंपनीज के लिए मैंडेटरी ऑडिट बन जाती है, बट नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म्स के लिए सोशल ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है। बट लाइक हमारे ऊपर कोई एनवायरमेंटल एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और वो एक्ट हमें कहता है कि अगर आपके यहाँ से केमिकल का प्रोडक्शन इस क्विंटल से ज्यादा हो रहा है या फिर इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो रहा है तो आपको सोशल ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओनली इन दैट केसेस सोशल ऑडिट क्या हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है, ठीक है। बाकी नॉर्मली सोशल ऑडिट का कोई भी क्राइटेरिया हमारे कोर्स में नहीं है कि सोशल ऑडिट कब करनी है, कैसे करनी है, कौन उन्हें अपॉइंट करता है सोशल ऑडिटर्स को। अच्छा बताइए, क्या ये सोशल ऑडिट एक सीए ही करेगा, ऐसा ही हो सकता है क्या? यस मैम, ऐसा होगा। ऐसा ही होगा, कोई और नहीं कर सकता सोशल ऑडिट? सोशल ऑडिट तो कर सकता है, मतलब ऐसे मैम कर सकता कोई है, भी कर वो तो सकता सिर्फ है। फाइनेंशियल ऑडिट पे रिस्ट्रिक्शन है। फाइनेंशियल ऑडिट तो फिर भी है, पर सोशल ऑडिट तो कोई भी कर सकता है। सोशल ऑडिट तो कोई भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है, सीए भी कर सकता है ना। और कुछ सोशल ऑडिट्स ऐसी होगी जो इवन सीए सीएमए कर ही नहीं पाएंगे, इंजीनियर्स को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा। लाइक केमिकल्स कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है ना, आपकी किसी मशीनरी से कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, उसके हिसाब से भी तो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए हमें इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे। तो एक सीए और सीएमए तो जज ही नहीं कर पाएंगे कि आपकी मशीनरी से कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है या कितना ज़्यादा स्टीम निकल रहा है या फिर कितने ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट आप बना रहे हो, है ना। उससे हमारी सॉइल को कितना नुकसान हो रहा है। एनवायरमेंट ऑडिट क्या है, सॉइल, नॉइज, पॉल्यूशन, इन सब की चेकिंग करना। तो ये चीजें तो एक सीए सीएमए कर नहीं सकता है, तो इसके लिए हमें जो बंदा इसका स्पेशलिस्ट होगा उसके पास में जाना पड़ेगा। तो ये सब जो ऑडिट्स होती है ना, ये आती है नॉर्मली मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। किसके अंदर आती है ये सब? नॉर्मली मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। एक पार्ट होता है मैनेजमेंट ऑडिट का, एक पार्ट समझ लो सोशल ऑडिट। इतना सब कुछ हमारे कोर्स में नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि एक सीए ही ऑडिट करेगा, यहाँ पे वो बंदा ऑडिट करेगा जिसे इस स्पेसिफाइड सेक्टर की नॉलेज होगी, ठीक है। एनवायरमेंटल ऑडिट नॉर्मली सीए कर ही नहीं सकता है। सॉइल को कितना आपके केमिकल्स से नुकसान हो रहा है ये आप जज करके बता सकते हो क्या? नो मैम। है ना, तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया का बंदा चाहिए रहेगा। तो आइए सोशल ऑडिट पढ़ते हैं। Organizations these days focus on attaining economic growth through performing processes that ensure social and environmental development simultaneously. आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका मेन पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है हमें, वो प्रॉफिट के साथ साथ में सोशल और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा? ऑब्वियसली अपने मन से ये काम बहुत कम लोग करेंगे। उनके ऊपर जो एक्ट्स होते हैं, एनवायरमेंटल एक्ट, सोशल एक्ट्स, जो भी उनकी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वहां से उन्हें कंप्लायंसेस करने की नीड होती है। तो अ सोशल ऑडिट इज अ वे ऑफ मेजरिंग, understanding, reporting and improving an organization's performance towards meeting its social and ethical objectives. Social audit क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने सोशल एथिकल ऑब्जेक्टिव्स को किस हद तक परफॉर्म कर रही है, उस चीज का मेजर करना, उसका रिपोर्ट करना इज सोशल ऑडिट। क्लियर? सबको समझ में आया क्या होती है सोशल ऑडिट? यस मैम। ठीक है, ये कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस दिए हुए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सारी चीजें, ठीक है। वो एथिक्स वाली चीजें लिखी हुई है, तो ये आप लोगों को खुद को पढ़नी है, आज का होमवर्क। एनवायरमेंटल ऑडिट वही चीज जो मैंने आपको अभी अभी समझाई है, साथ में एयर, लैंड और वाटर की चीजें, लीगल कॉन्स्टेंट्स अगर हमारे ऊपर कुछ आते हैं तो लैंडस्केप तो नहीं हो रहा है हम जो भी बना रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर आ जाएगी? एनवायरमेंटल ऑडिट। अर्थ को, एनवायरमेंट को, हमारे जो भी काम हम कर रहे हैं उनसे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है तो किस हद तक इफेक्ट पड़ रहा है, और उसको
कम करने के लिए हमने कौन कौन से इक्विपमेंट्स अपने यहाँ पे लगा रखे हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल ऑडिट कहते हैं। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ एन एनवायरमेंटल ऑडिट, क्या क्या स्टेप्स आएगी, प्री ऑडिट एक्टिविटीज, ठीक है। प्री ऑडिट एक्टिविटीज मतलब हमें नॉलेज गेन करनी है सबसे पहले कि आपके यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सी चीज से क्या खराब चीज वेस्ट निकल रहा है जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, प्री ऑडिट एक्टिविटीज हो गई। सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, एनवायरनमेंट ऑडिट के अंदर नॉलेज ऑब्टेन करेगा, जिसे यहाँ पे क्या नाम दिया है, प्री ऑडिट एक्टिविटीज का। देन सिलेक्शन एंड शेड्यूलिंग फैसिलिटी टू ऑडिट, हम क्या करेंगे कि हमें ऑडिट कैसे शेड्यूल करना है, कौन सी डेट को हम जाएंगे, कितना टाइम हमें लगेगा, ये सब प्री ऑडिट एक्टिविटीज का पार्ट होगा। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट टीम, ऑडिट टीम में कौन कौन जाएगा, इन कॉन्टैक्ट विथ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन प्लानिंग ऑफ ऑडिट, ऑडिट की प्लानिंग करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मेरी क्या हो गई, प्री ऑडिट एक्टिविटीज हो गई। जो कॉन्टैक्ट विथ मैनेजमेंट है, जस्ट वेट, जो कॉन्टैक्ट विथ मैनेजमेंट है इसके अंदर हमारा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस की मैनेजमेंट से हम सारी चीजें पता करेंगे कि आपके यहाँ कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, इनसे क्या चीज हार्मफुल है, इनके अंदर कौन सा प्रोडक्ट हार्मफुल है, ये हमारे सॉइल को या फिर एयर को या फिर ट्रीज को कितना नुकसान करने वाला, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान करने वाला, ये सारी चीजें हमारी मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट के अंदर नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना आएगा। यस बोलिए। मैम ये पेपर में ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी है ये वाला? नहीं, ये कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कहा इसमें से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये फिक्स से आएगा 2 नंबर का, और 90% ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आता है। इसलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, एज एन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का थोड़ा ज्यादा बता रही हूँ कि भाई आपको मेन कीवर्ड्स पता चल जाए, ठीक है। बाकी ये चैप्टर सब्जेक्टिव में तो बिल्कुल आता ही नहीं है। देन साइट एक्टिविटीज, यानी कि हम वहां पे जाके क्या क्या काम करेंगे, तो जो काम हम नॉर्मली करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को समझना, उनका असेसमेंट करना, ऑडिट एविडेंसेस लेना, ऑडिट एविडेंसेस के थ्रू कंक्लूजन निकालना, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स, एंड रिपोर्ट रेडी करना, ये हमारे क्या हो गए, साइट एक्टिविटीज हो गई। देन पोस्ट ऑडिट एक्टिविटीज, इसके अंदर आपको ये चीज जरूर याद रखनी पड़ेगी कि जो भी सोशल ऑडिट होती है, यानी जो भी मैनेजमेंट ऑडिट होती है, मैनेजमेंट ऑडिट्स के अंदर सबसे पहले ऑडिटर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाता है। देखिए फाइनेंशियल ऑडिट होती है, क्या फाइनेंशियल ऑडिट में हमने पढ़ा कि हम कभी ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएंगे, हमने सिर्फ एक ही पढ़ा कि हम एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं ना। जो भी हमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन लगता है हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे, आपको दे देंगे, सबमिट कर देंगे, दैट्स इट। बट ये जो सोशल ऑडिट्स होती है इसके अंदर पहले एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया जाता है। ड्राफ्ट रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, हम एक रफ रिपोर्ट बनाएंगे, उस रफ रिपोर्ट के अंदर हम हमारे सजेशंस भी लिखेंगे, हमें जो प्रॉब्लम्स लग रही है आपके बिजनेस में वो भी लिखेंगे, और उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग सजेशंस भी लिखेंगे, और हमारा ओपिनियन भी लिखेंगे, हर एक चीज लिखेंगे, है ना। अब हम आपके साथ मैनेजमेंट के साथ में बैठ करके उसे डिस्कस करेंगे कि देखिए मेरे को लगता है कि आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये वाला इक्विपमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है, और इसके लिए मेरा सजेशन है कि इसका हायर वर्जन आ चुका है, तो आप ये वाली चीज आपके यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट ने वो तरीका ऑलरेडी अपना लिया हो, ठीक है। पूरे साल भर में क्या क्या हुआ वो तो हमें पता नहीं है, हम तो यहाँ पे अगेन ईयर एंड पे जाकर के काम कर रहे हैं सारा, ठीक है। तो हो सकता है मैनेजमेंट ने वो तरीका या वो इंक्वायरीज ऑलरेडी पहले ले रखी है, तो वो हमें अब क्या करेंगे, हमारे साथ डिस्कशन करेंगे कि ये चीज तो हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, बट ये चीज से कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या ये सजेशन देना मेरी मैनेजमेंट रिपोर्ट में, सेम सजेशन अब भी देना रिलेवेंट है क्या, नहीं है रिलेवेंट, ठीक है। तो इसलिए जो सोशल ऑडिट्स होती है, एनवायरमेंटल ऑडिट होती है, मैनेजमेंट ऑडिट होती है, इन सब में पहले एक क्या बनाई जाती है, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, उसको हम बैठ करके मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करते हैं।
देन मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन से हमने जो इररिलेवेंट पॉइंट लिखे हैं, हमारे कौन से इररिलेवेंट पॉइंट हो जाएंगे, जो मैनेजमेंट तरीके ऑलरेडी अपना चुका है, उनको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब जो हमारे पास में रिपोर्ट बचती है रफ वाली, उसको हम क्या बनाते हैं, एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे और उसे प्रोडक्शन करेंगे, मैनेजमेंट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस रिपोर्ट के ऊपर जो सजेशंस लिखे हुए हैं उनके ऊपर अपना एक्शन प्लान बनाए और एक्शंस ले। अब जब नेक्स्ट टाइम अगर हम ही एनवायरमेंटल ऑडिट करने जा रहे हैं तो हम अगेन चेक करेंगे कि हमारे सजेशंस के ऊपर आपने काम किया था या नहीं किया था। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इम्पोर्टेंट है कि ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन सी ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट और फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, 2 ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब है हमारे पास में 15 मिनट्स का लेक्चर और है, कल लें या फिर 15 मिनट्स का लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके डालूं? अभी ले लो ना, 15 अभी ले मिनट्स। लो। अभी ले लूं, चलिए ठीक है। बहुत ही Yes. सिंपल सा है आगे का, देखिए। पहले हम लेते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो ऑडिट पूरे ईयर चलती रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस ऑडिट कहेंगे, ठीक है। जैसे इंटरनल ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस ऑडिट और नॉट? यस मैम। कंटिन्यूअस ऑडिट है। बैंक्स के अंदर क्या होता है, एक ऑडिटर, उसे कॉन्करेंट ऑडिट भी कहा जाता है ना। ऑडिटर हर बार कुछ टाइम पीरियड के गैप में वहां पे जाता रहता है और जितने भी ट्रांजैक्शंस आज तक हुए हैं उनको क्या करता है, चेक करता रहता है। तो ये प्रोसेस भी क्या चलता है थ्रू आउट द ईयर। जरूरी नहीं है कि जो इंटरवल हो वो 15-15 दिन का सेम रहे। उसको टाइम मिला वो 10 दिन में भी चला गया, उसको टाइम मिला वो 20 दिन में भी चला गया, बट वो कंटिन्यूअस जाता रहेगा। तो वो ऑडिट भी कौन सी हुई, मेरी कंटिन्यूअस ऑडिट हुई, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ऑडिट के अंदर मेरा मेनली पर्पस क्या होता है कि जो भी मैं सैंपल सेलेक्ट कर रही हूँ ऑडिट के लिए, मैं उनकी 100% चेकिंग, जितना मुझसे हो पाए, है ना। एकदम 100% तो नहीं होता है, बट 90%, 80%, क्योंकि 10-10 दिन के गैप में जा रही हूँ तो मेरे पास में ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो मैं वहाँ पे मोर ट्रांजैक्शंस पे फोकस करती हूँ। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस ऑडिट कहा जाता है। क्लियर, समझ में आया व्हाट इज कंटिन्यूअस ऑडिट? ठीक है। Yes, बेसिक फीचर्स हम पढ़ते हैं इसके। इट इज अ प्रोसेस कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर चलती रहती है ये। इट इज कंडक्टेड एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स। जरूरी नहीं है कि 10-10 दिन के गैप में ही आप जाओगे, कभी 10 दिन भी हो सकते हैं, कभी 15 दिन भी हो सकते हैं। इट फोकसेस ऑन टेस्टिंग 100% ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमारा मेन फोकस होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस कर पाए, क्योंकि हम कम टाइम पीरियड में वहां पे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट टू एनेबल इट, ठीक है। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का भी पूरा सहारा लेते हैं। हम हर एक ट्रांजैक्शंस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे आपकी थोड़ी बहुत चेक कर लेते हैं, थोड़ी बहुत, कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें उसका कोई खास नॉलेज नहीं होता है। इट प्रोवाइड्स एडवांस नोटिस अबाउट एरर्स एंड इरेगुलरिटीज डिटेक्टेड, क्योंकि हम टाइमली जा रहे हैं आपके यहाँ पे हर 10 दिन में, तो कोई भी एरर है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या फिर आप टाइमली एंट्रीज नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हमें जल्दी ही पता चल जाती है। सरप्राइज विजिट्स बाय द ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व्ड। जैसे जरूरी नहीं है कि आप 10 दिन के गैप में ही जाओगे, आप इरेगुलर इंटरवल्स पे भी जा सकते हो, तो यहाँ पे सरप्राइज विजिट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ये मेरे क्या हो गए, कंटिन्यूअस ऑडिट की फीचर्स हो गए। ऊपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। According to the Institute of Internal Auditors, USA, continuous auditing is a
method used to perform control and risk assessment automatically on a more frequent basis, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यहाँ पे क्या होता है, रिस्क को डिटेक्ट करना, जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल करना। तो परफॉर्म कर रहे हैं हम कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट फ्रिक्वेंट बेसिस पे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। कंटिन्यूअस ऑडिटिंग चेंजेस द ऑडिट पैराडिग्मा फ्रॉम पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ अ सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शंस टू ऑनगोइंग ऑडिट टेस्टिंग ऑफ 100% ट्रांजैक्शंस। हम क्या करते हैं, जो भी सैंपल्स सेलेक्ट करते हैं ऑडिट करने के लिए उसको 100% चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा काम होते ही उसका पोस्टमार्टम करने की एक टेक्निक है। आपने काम कर लिया, काम को रिकॉर्ड कर दिया और उसका हैंड टू हैंड पोस्टमार्टम करना इज जस्ट लाइक कंटिन्यूअस ऑडिट। ठीक है, इतना हैवी लैंग्वेज हमें याद होगा नहीं। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या है, यूएसए का कॉपी किया हुआ मैटर है, हमारे मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ था। हमें मेनली क्या याद रखना है कि कंटिन्यूअस ऑडिट होती क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर हमारी ये आता है। तो बेसिक फीचर्स आपको इसके ध्यान होने चाहिए। देन आता है हमारे पास में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। ठीक है, नॉर्मली इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कोई भी CA/CM में नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि हमें उनकी इतनी खास नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे जो भी कंप्यूटर डाटाज होते हैं, जो भी कंप्यूटर के अंदर हम डाटा डाल रहे हैं वो कितना सेफली रह रहा है, हमारा कंप्यूटर सही रिजल्ट तो हमें दे रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है डुप्लीकेशन ऑफ डाटाज हो रहे हैं, ये सारी चीजें चेकिंग करता है एक इंफॉर्मेशन ऑडिटर। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक CA या CM में तो चेक कर नहीं सकता है ना, डाटा इंटीग्रिटी है या नहीं है, सेफ गार्डिंग कितना है आपके उन सारी चीजों का। ठीक है, तो ये चीजें नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट करता है। नाम से पता चल रहा है क्या होगी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। मैम IT से रिलेटेड, जैसा IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी होगी, है ना। डाटाज की ऑडिट होगी यहाँ पे कि जो भी आपका डाटा है वो कितना इंटीग्रिटी होकर के रह रहा है, कंप्यूटर में जो भी हम वैल्यूज डाल रहे हैं उसका हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो करेक्टली हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कंप्यूटर में कोई एरर्स तो नहीं है हमारे, है ना। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर आती है। अगर हमारा डाटा लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका ऑडिट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं और वैल्यू कहीं और जा रही है, उसे जाना कहीं और चाहिए। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे, जैसे टैली के अंदर मैं GST मेरा लिखा हुआ है 3%, है ना, मैंने ऊपर लिखा 1 लाख रुपए की मेरी परचेज हुई, तो 1 लाख का 3% 3,000 रुपए होता है, तो 3,000 के हिसाब से मेरी GST नहीं आ रही है, मेरी GST आ रही है 6,000 रुपए। ठीक है, तो ना ये इनपुट मैं कुछ और डाल रही हूँ, मेरे को आउटपुट कुछ और क्यों मिल रहा है, ये कंप्यूटर एरर्स क्यों हो रही है। ठीक है, इसका चेकिंग करना इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। ऐसा तो नहीं है मैं कोई डाटा डाल रही हूँ और वो डुप्लीकेट होकर के मेरे पास वापस से आ रहा है, कोई एक जर्नल एंट्री डाली और वो 2 बार मुझे शो हो रही है, तो ये सारी चीजें होती है मेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के अंदर। क्लियर, समझ में आया व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। यस मैम। नाउ फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो ईयर एंड पे ऑडिट होगी हमारी, दैट इज फाइनल ऑडिट। इंटरिम ऑडिट का क्या मतलब होगा, जो ड्यूरिंग द ईयर होती है, जो ड्यूरिंग द ईयर होगी। 2 बैलेंस शीट डेट के बीच में अगर कोई मैं ऑडिट करवा रही हूँ, जैसे मुझे लगा कि यार मुझे क्वार्टरली ऑडिट करवानी है, मेरी इच्छा हो गई, क्यों करवानी है, क्योंकि मुझे इंटरिम डिविडेंड देना है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, मैम अपन 20 साल में डिक्लेयर करते हैं, 2 बैलेंस शीट डेट के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड देने के लिए मुझे प्रॉफिट का तो पता होना चाहिए ना, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए जो ऑडिट मैं करवा रही हूँ ड्यूरिंग द ईयर दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम ऑडिट।
इसके अलावा मान लो मेरी इच्छा है कि मैं आपकी कंपनी को खरीद लूं, आप कोई कंपनी चला रहे, आपकी कंपनी को खरीद लूं, तो अब आपकी कंपनी का शेयर का कितना वैल्यू है, आपकी कंपनी का असेट्स का क्या वैल्यू है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या मैं विदाउट ऑडिट किए आपकी कंपनी खरीद लूंगी क्या, या फिर लास्ट ईयर की ऑडिट के हिसाब से आपकी कंपनी खरीदूंगी क्या मैं, नहीं ना, मुझे तो आज की डेट में परचेज कंसीडरेशन आपका पता लगाना है। तो अब जो ईयर मिड में मैं आपकी कंपनी का ऑडिट करवा रही हूँ, दैट इज नोन एज इंटरिम ऑडिट, यानी किसी स्पेसिफिक पीरियड का ऑडिट करवा रहे फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, या फिर मुझे वैल्यूएशन ऑफ शेयर करवाना है, ठीक है, या फिर मुझे मर्जर करना है, अमालगमेशन करना है, इन सब के लिए मैं जो ऑडिट करवा रही हूँ दैट इज नोन एज इंटरिम ऑडिट। बट अगर इन सारे पर्पस के लिए लाइक अमालगमेशन मर्जर ईयर एंड पे हो रहा है तो उसे इंटरिम ऑडिट नहीं कहा जाएगा, दैट इज फाइनल ऑडिट, क्योंकि ईयर एंड होने के बाद में ऑडिट हो रही है। क्लियर? यस मैम। नाउ बैलेंस शीट ऑडिट, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट हमने पढ़ी है पूरे ऑडिट के अंदर, वो हमारी क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ही बैलेंस शीट ऑडिट है। इसके अंदर हम जो फाइनेंशियल ऑडिट हमने नाम लिया था दैट इज आल्सो नोन एज बैलेंस शीट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो हमने नाम लिया दैट इज आल्सो बैलेंस शीट ऑडिट। इसके अंदर हम बैलेंस शीट और P&L की चेकिंग करते हैं, ठीक है, असर्शंस चेक करते हैं, ये सारी चीजें क्या थी, हमारी बैलेंस शीट ऑडिट है। तो बैलेंस शीट इज जनरली सिनोनिम विद स्टैट्यूटरी ऑडिट। इन बैलेंस शीट ऑडिट ऑडिटर रिव्यू एंड क्रिटिकली एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज बैलेंस शीट P&L प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। तो वही जो हमने आज तक पढ़ी है ऑडिट, वो कौन सी ऑडिट होती है, हमारी बैलेंस शीट ऑडिट होती है। नाउ कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट एंड डिटेल्ड ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट का यस मैम जैसे फाइनल ऑडिट भी ईयर एंड पे होती है तो वो बैलेंस शीट ऑडिट ही होगी ना जैसे? हाँ, बैलेंस शीट ऑडिट, फाइनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, ठीक है। फाइनल ऑडिट भी कब होगी, ईयर एंड पे होगी। नाउ किसकी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होगी। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, बस नाम आपके कुछ भी आ सकता है इसलिए अलग अलग दे दिया इनको। ओके, नाउ लास्ट ऑडिट है हमारे पास में कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट एंड डिटेल्ड ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट का मतलब क्या है, हम पूरे बिजनेस की ऑडिट कर रहे हैं, हर एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, मतलब मेरे को ऑडिटर अपॉइंट किया, मैं आपके स्टॉक की ऑडिट भी करूंगी, आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस की भी ऑडिट करूंगी, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की भी ऑडिट करूंगी, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट ऑडिट कहते हैं। अब पार्शियल ऑडिट क्या होगी, जैसे मेरे ऊपर कोई स्कोप लगा दिया। क्यों स्कोप लगा दिया, क्योंकि मैं बैंक के पास में लोन लेने गई, ठीक है, बैंकर्स ने कहा कि ठीक है हम आपको लोन तो दे देंगे बट आपको मुझे स्टॉक ऑडिट करवा के देनी पड़ेगी। उसने मुझसे फाइनेंशियल ऑडिट नहीं मांगी है, ठीक है, बैंक मुझे ऑडिट लोन दे रहा है। क्यों लोन दे रहा है, क्योंकि वो मेरा स्टॉक मॉर्गेज पे रखेगा, मेरे बिजनेस का स्टॉक मॉर्गेज पे रखेगा, स्टॉक का जितना वैल्यू होगा उसके हिसाब से वो मुझे लोन प्रोवाइड करवा देगा। तो अब बैंकर्स को केवल किस में इंटरेस्ट है, मेरे स्टॉक में इंटरेस्ट है या मेरी असेट्स में भी, मेरे इनकम्स में भी, मेरे एक्सपेंसेस में भी, किस में इंटरेस्ट है उनको, आपके स्टॉक्स में, मेरे स्टॉक में इंटरेस्ट है। तो उसने मुझसे कौन सी रिपोर्ट मांगी, ओनली स्टॉक की ऑडिट रिपोर्ट मुझसे मांगी, ठीक है। तो अब मैं एक ऑडिटर अपॉइंट करने जा रही हूँ, तो क्या वो मैं पूरे फाइनेंशियल्स के लिए ऑडिटर अपॉइंट करूंगी कि तुम मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी देख लो, तुम मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी सारे देख लो, या फिर केवल स्टॉक के लिए अपॉइंट करूंगी, ओनली स्टॉक, ओनली स्टॉक के लिए अपॉइंट करूंगी। क्यों, क्योंकि मुझे बैंकर्स ने ओनली स्टॉक मांगा है, ठीक है। तो अब मेरे जो ऑडिटर, मेरा जो ऑडिटर है उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, स्कोप लगा दिया। क्या स्कोप लगाया, क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट उसे दी कि आपके पास में पावर है, सिर्फ आप मेरा स्टॉक ऑडिट कर सकते हो। स्टॉक ऑडिट के लिए आप मेरी स्टॉक लेजर, कुछ भी स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी चीजें देखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब आप जाकर के ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे आपका कैश वेरिफिकेशन करना है, वो राइट आपके पास में नहीं है।
तो जब हम ऑडिटर को किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए अपॉइंट करते हैं, पर्टिकुलर एरिया के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, तो हम उसे कौन सी ऑडिट कहते हैं? पार्शियल ऑडिट कहते हैं। जरूरी नहीं है कि पार्शियल ऑडिट ईयर एंड पे ही हो, ये कभी भी हो सकती है, क्योंकि जब हम बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तभी वो हमें कहेगा ना स्टॉक ऑडिट का रिजल्ट लेकर के आओ। ठीक है, क्लियर सबको व्हाट इज पार्शियल ऑडिट? यस मैम। नाउ लास्ट, ऑडिट इन डेप्थ। ऑडिट इन डेप्थ क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको स्टार्ट से लेके, जो हमने वॉक थ्रू प्रोसेस पढ़ा था, वॉक थ्रू प्रोसेस का ही दूसरा नाम है ऑडिट इन डेप्थ। इट इन्वॉल्व्स चेकिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर रिकॉर्डिंग टिल देयर फाइनल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। जब से हमने कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है, उसकी रिकॉर्डिंग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के एंड तक उस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आया, ठीक है, उसकी पूरी चेकिंग करना इज नोन एज ऑडिट इन डेप्थ। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझो, आपके पास में कैश इनकमिंग हुआ है ना, किसी से भी, मान लो किसी से भी कैश इनकमिंग हुआ, इस कैश का कहाँ कहाँ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ा? सबसे पहले आपने कैश इन लिया तो आपके डेटर्स कम हुए होंगे या आपकी सेल हुई होगी, ठीक है। इससे आपके करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी रेशियो पे इफेक्ट पड़ा होगा, ठीक है। आपका फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हुई होगी। जो भी इफेक्ट हमारे पूरे फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं उन सब का चेकिंग करना इज नोन एज ऑडिट इन डेप्थ। डिटेल्ड ऑडिट कर रहे हैं हम, ठीक है, हर एक इफेक्ट को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसे क्या कहा हमने? ऑडिट इन डेप्थ। वॉक इन जो वॉक थ्रू प्रोसेस है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या होता है? वॉक थ्रू प्रोसेस के थ्रू हम ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं? इफेक्ट देख रहे हैं। इफेक्ट क्या देखा? रिकॉर्डिंग से लेकर के उसका फाइनल बैलेंस शीट बनने तक का क्या इफेक्ट रहता है, वो इफेक्ट चेक करना इज ऑडिट इन डेप्थ। वॉक थ्रू प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन जब से स्टार्ट हुआ है उस स्टार्ट से लेकर के उसके एंड होने तक, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होने तक के सारे प्रोसेस को चेक करना इज नोन एज वॉक थ्रू प्रोसेस। जैसे अपन ने पढ़ा था कि हम परचेज कैसे करेंगे, परचेज से ज्यादा आपको सेल्स का याद होगा। हम सेल्स कैसे करते हैं? सेल ऑर्डर बनाते हैं और स्टोर लेजर और सारा घूम घूम करके कैश का पेमेंट होता है, जो हमने बाइक का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो उसको क्लाइंट के बिजनेस में आने से लेकर के बिल बनने तक की चीजों को चेक करना इज नोन एज वॉक थ्रू प्रोसेस। नाउ उसकी एंट्री हो गई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उस एंट्री की वजह से पूरे फाइनल अकाउंट तक क्या इफेक्ट पड़ा इज नोन एज ऑडिट इन डेप्थ। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? इस फटाफट, हाँ एक और बार बता दो। ओके, मैं इसके लिए ऑडियो भेजती हूँ आपके, क्योंकि आपकी क्लास खत्म हो रही है ना। मैं ग्रुप में ऑडियो भेज रही हूँ इसके लिए। ओके मैम।